Welcome students. Today our topic is protein part 1 for BSc part 2 students. हम आपके सिलेबस में थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं. आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे. इससे पूर्व आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था. तो प्रोटीन के बारे में हम देखेंगे कुछ मुख्य बातें, जैसे उसका स्ट्रक्चर, उसका कार्य और उसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में. हम प्रोटीन्स के बारे में पूर्व में छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन क्या है. आज इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे. तो प्रोटीन जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से आया है और ये बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने 1838 में सबसे पहले इसके बारे में बताया था. प्रोटियोस का मतलब होता है ऑफ द फर्स्ट रैंक, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस बताई थी. और ये एक तरीके से सेल में या कोई भी लिविंग मैटर में बहुत इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर और फंक्शनल यूनिट की तरह काम में आता है, क्योंकि सेल में अधिकतर काम एंजाइम्स की मदद से होते हैं और 90% एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं. तो एक तरीके से जो बॉडी का या सेल का ड्राई सब्सटेंस होता है वो 3/4 हिस्सा प्रोटीन का होता है. तो देखा जाए इसको तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है लगभग 12,000 से लेके कई लाख तक हो सकता है. और केमिकली अगर देखें तो ये छोटी छोटी यूनिट्स का बना होता है जिसको बोलते हैं एमिनो एसिड्स. और इसीलिए एमिनो एसिड्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन कहते हैं. और इस एमिनो एसिड में क्या होता है, ये पॉलीमर होता है जिसपे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स होते हैं. सल्फर एटम्स भी इसमें पाए जाते हैं. कुछ प्रोटीन्स में फास्फोरस और दूसरे ट्रेस एलिमेंट्स जैसे कॉपर, आयरन ये भी साथ में होते हैं. तो एक तरीके से ये मैक्रोमोलिक्यूल होता है प्रोटीन, जो एमिनो एसिड्स की रिपीटिंग यूनिट्स से जुड़कर बना है. और ये जोड़ने का काम कौन करता है? पेप्टाइड बॉन्ड. तो अगर हम चित्र में देखें तो हमें बीच में कार्बन, फिर एक तरफ NH2 और COOH ग्रुप. इसमें जो R ग्रुप है ये इसमें मॉलिक्यूलर ग्रुप को डिसाइड करता है. जितने जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी चेन परिवर्तित होती जाएगी. तो एक तरीके से हम देखें तो एमिनो एसिड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. इसके दो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे कि इसके दो रूप पाए जाते हैं, प्रतिबिंबिक रूप, जिसको बोलते हैं डी फॉर्म एंड एल फॉर्म. और ये दोनों रूप जो एमिनो एसिड्स के हैं ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया और एंटीबॉडीज में. जैसे डी एमिनो एसिड बैक्टीरिया में देखा गया है और ज़्यादातर एल रूप सभी में देखा गया है. इनकी विशेषता क्या है? जो एमिनो एसिड्स हैं ये एक बार में एसिडिक और एल्कलाइन दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है. यानी इसमें एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी होती है. डाइपोलर आयंस यानी ज्विटर आयंस होते हैं कि एक ही इसमें समूह में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस पाए जाते हैं. ठीक है. तो अब इस प्रकार से जब एमिनो एसिड्स को हम देखते हैं तो दो प्रकार के मुख्य रूप से एमिनो एसिड्स हैं, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल. तो अधिकांश जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह और प्लांट्स और यीस्ट,
इनमें जो एमिनो एसिड सिंथेसाइज किया जाता है, और ह्यूमन बीइंग्स में सभी प्रकार के एमिनो एसिड्स का सिंथेसिस नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सेल्स में कुछ विशेष प्रकार के एमिनो एसिड्स ही सिंथेसाइज होते हैं। बाकी के एमिनो एसिड्स फिर हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो अब दो प्रकार हमने कहा था, तो कौन कौन से हैं? जैसे असेंशियल अमीनो एसिड्स, ये परम आवश्यक इंडिस्पेंसेबल होते हैं। और किस लिए आवश्यक है? क्योंकि ग्रोथ और नाइट्रोजन बैलेंस के लिए आवश्यक होते हैं बॉडी में। तो इनका सिंथेसिस शरीर में नहीं हो पाता, इसीलिए इनको भोजन में लेना बाहर से आवश्यक है। भोजन के साथ ही शरीर में ग्रहण होते हैं, और ये एमिनो एसिड्स टिश्यू प्रोटीन बनाते हैं। और जैसे प्रोटीन्स 20 प्रकार के हैं, तो इसमें से 10 प्रकार के एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनका सिंथेसिस हमारी बॉडी के अनुरूप नहीं होता। तो बाहर के सोर्सेज से जैसे आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, और कुछ मात्रा इनकी बच्चों में बनती है, लेकिन ग्रोथ में जैसे जैसे ग्रो होते हैं इनकी आवश्यकता और अधिक पड़ती है, तो फिर इनको भोजन से लेना आवश्यक होता है। और अगर ये भोजन में उपस्थित नहीं होते हैं तो नाइट्रोजन बैलेंस बिगड़ जाता है, और जिसकी वजह से कई हानिकारक परिणाम सामने आते हैं। यानी जो टिश्यूज हैं वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन अगर उनको वापस लेने लग जाओ तो पुनः वो व्यक्ति स्वस्थ होने लग जाता है। यानी जो एमिनो एसिड्स हमारे भोजन में हैं वो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो जब आप भोजन करते हो तो ध्यान रखें कि उसमें प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रोटीन नहीं होगा तो उन्हीं प्रोटीन से हमको ये एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी में प्राप्त होते हैं। इसीलिए डाइट में कहते हैं कि बदल बदल के आप तेल और प्रोटीन का सेवन अवश्य आपके भोजन में होना चाहिए। फिर नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स, वो जो इस जंतु के शरीर में सिंथेसाइज हो जाते हैं, वो नॉन असेंशियल होते हैं। तो अगर ये भोजन में नहीं भी लेते हो तो आपकी बॉडी बना लेती है। जैसे एलेनिन है, एस्पार्जिन है, एस्पार्टिक एसिड है, सिस्टीन है, ठीक है। और इस कई प्रकार के अमीनो एसिड्स तो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से भी बन जाते हैं। अब एक बार इन देख लेते हैं अपन। असेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। जैसे असेंशियल अमीनो एसिड्स की सीरीज को देख लेते हैं इस टेबल में। आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन। इन सब के जो ये शॉर्ट फॉर्म है और नाम आपको याद रखने होंगे एग्जाम की दृष्टि से। फिर नॉन असेंशियल एलेनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सीरीन, टायरोसिन। इसमें आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो हैं इनको सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड्स भी कहा गया है। इनके नाम आप लोग याद करिएगा। फिर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। तो जो प्रोटीन्स में पाए जाने वाले एमिनो एसिड्स होते हैं, इनको जो आर समूह था इनके मॉलिक्यूल में, उसकी रचना और मॉलिक्यूलर वेट, इनके आधार पर इसको निम्न प्रकार से बांटा गया है। जैसे नंबर 1 संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे नंबर 1 कौन सा है? एलिफेटिक एमिनो एसिड्स। इस प्रकार के एमिनो एसिड्स में एक एसिडिक और एक अमीनो ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। और ये निम्न प्रकार के हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर। तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जैसे एसिडिक है तो इसमें एग्जाम्पल है जैसे ग्लूटामिक एसिड। बेसिक है, एग्जाम्पल है लाइसिन।
न्यूट्रल है, एग्जाम्पल है जैसे ग्लाइसिन। ठीक है। फिर पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं ये प्रोटीन्स का निर्माण करती हैं, और इनके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स जुड़ करके एमिनो एसिड जुड़ते हैं, और पॉलीपेप्टाइड चेन से इनकी ग्रोथ होती है। तो फंक्शंस क्या हुए एमिनो एसिड्स के? एमिनो एसिड्स के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड क्या से जुड़ता है, और जितना ज़्यादा जुड़ता जाएगा उतना ये लंबी, जैसे अगर 2 एमिनो एसिड्स को जोड़ने वाला हुआ तो डाईपेप्टाइड, 3 हुए तो ट्राईपेप्टाइड, और बहुत सारे हुए तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। फिर है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन अणुओं का विन्यास क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल पर लगे जो संयोजक परमाणु होती है, इनका जो किस प्रकार से वो लगे रहते हैं, व्यवस्था में रहते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। अब एक एक करके देखेंगे हम। प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन, प्राथमिक विन्यास। तो इसमें जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं एक स्पेशल क्रम में पेप्टाइड बॉन्ड से लंबी कड़ी के रूप में जुड़ते हैं, जैसे कि बालों में हेयर, सिल्क, और अल्फा विन्यास इनके अंदर होता है। ठीक है। इसमें इंसुलिन को सेंगर नामक वैज्ञानिक ने पढ़ा था, और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इंसुलिन में क्या होती है कि 2 चेन्स पाई जाती हैं, जिनमें एक कुल 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। तो एक चेन में 30, दूसरे में 21, और दोनों चेन्स एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो लॉन्ग चेन है लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाती हैं। फिर है सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन। ये प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन की तरह होता है, लेकिन ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड होता है, और इसमें भी पॉलीपेप्टाइड्स जो होती हैं ये स्पाइरल टेप के आकार की होती हैं, और इसमें एग्जाम्पल है जैसे केराटिन, और फाइब्रस प्रोटीन जैसे ऊन है, बाल है, टिश्यूज़ दूसरी टिश्यूज़ में पाया जाता है। और सेकेंडरी इसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं वो कुंडलाकार आकृति में एक दूसरे से कसकर लिपटी हुई रहती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो इसमें जो इसको जोड़ने वाला पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, उसके अलावा दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है। और एग्जाम्पल है जैसे इसमें केराटिन। फिर टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरा, और अगर इसमें जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन में सर्कल जो फॉर्मेशन होता है, राउंडेड गोलाकार आकृति हो जाती है, इतना वो एक दूसरे में गुथ जाते हैं हेलिक्स फॉर्म में। तो इसमें कोवलेंट, नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो इसको बाउंड करके इसको और अधिक दृढ़ बना लेते हैं। अब कौन कौन से हैं इसमें? 2 हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, और डायसल्फाइड बॉन्ड। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो अपनी जो मॉलिक्यूलर जटिलता है इसमें प्रोटीन्स में, ये केमिकल कंपोजिशन के आधार पर वर्ग नहीं डिवाइड कर सकते। तो किस आधार पे करेंगे इनको? 4 तरीके हैं: सॉल्युबिलिटी, कॉन्जुगेबिलिटी, साइज, शेप, और नॉन प्रोटीन ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। ये 4 तरीके हैं जिनके आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन किया गया है। जैसे सिंपल प्रोटीन्स है, ये सिंपल प्रोटीन हाइड्रोलिसिस के बाद एमिनो एसिड्स उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल जैसे फाइब्रस, ग्लोबुलर। तो अब फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, जिसको स्क्लीरोप्रोटीन भी कहते हैं। ये हेलिकल चेन के फॉर्म में होता है, और कनेक्टिव टिश्यू बनाता है, जैसे कोलेजन्स है, इलास्टिन है, केराटिन है। तो कोलेजन्स क्या है? जैसे ये कनेक्टिव टिश्यू का मेन पार्ट होता है, मीजेनकाइम से बनता है, पाचन एंजाइम्स में भी पाया जाता है। फिर इलास्टिन, ये भी मीजेनकाइम से बनेगा, कोलेजन की तरह ही होता है ये भी,
और इसमें जैसे बोन्स के पास होते हैं ना टेंडन्स, उनमें पाया जाता है, स्क्लीरोटिक कोट्स बनाता है, और इलास्टिक टिश्यूज में अधिक पाया जाता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे इसका केराटिन। अब केराटिन में क्या होता है कि ये एक्टोडर्म से बनता है, वो मीजेनकाइम से बन रहा था। तो एग्जांपल है जैसे बाल है, वूल है, और क्विल है, हॉर्न्स हैं, सींग, नेल्स हैं, हॉर्नी जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं बाहर की तरफ। फिर नेक्स्ट है फाइब्रोइन, जैसे सिल्क है, कॉन्ड्राइटिन, कार्टिलेजिनियस जो सेल्स होते हैं उनमें पाया जाता है ये। ओसिन, ये बोन्स में पाया जाता है, बोन सेल्स में, टीथ में, दांतों में। फिर है मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, एक्टिनिन। अब ये आपने टिश्यूज के अंदर जब पढ़ाया था उस चैप्टर में पढ़ा होगा, ये सारे प्रोटीन्स टिश्यूज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये प्रोटीन्स गोलाकार, अंडाकार और एलिप्सॉइडल प्रकार के दिखाई देते हैं। और जैसे ये क्या करते हैं कि अगर इनमें जल में घोलते हैं तो ये लवण, क्षार और इथेनॉल युक्त जलीय माध्यमों में सॉल्युबल होते हैं। और इनके जो समूह में एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो एंजाइम्स, ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन्स, प्रोटीन हार्मोन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, जैसे फाइब्रिनोजन। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे एल्ब्यूमिन है, ये एल्ब्यूमिन कहाँ मिलेगा, ये अंडे में, ओव एल्ब्यूमिन, लैक्टो एल्ब्यूमिन। फिर ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन जो है जैसे एग वाइट और ब्लड प्लाज्मा में। फिर हिस्टोन्स जो बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे लाइसीन, आर्जिनिन। फिर है ग्लोबिन्स, ये बेसिक नेचर के नहीं होते और नहीं इनमें अमोनिया द्वारा वो होता है। हीम ग्रुप जो होता है ना, इसके साथ होता है, तो मेटेलोपोरफायरिन कंपाउंड के योग से बनता है, जैसे हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में ये ग्लोबिन्स काम में आते हैं। फिर प्रोटामीन्स, ये वास्तव में पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और स्पर्म्स के में पाए जाते हैं ये। फिर नेक्स्ट है जैसे प्रोलामीन्स, और ये प्रोटीन्स जो है ना एब्सोल्यूट अल्कोहल या उदासीन विलयनों में घुलनशील नहीं होते, अविलेय होते हैं, लेकिन 70 से 80% जो अल्कोहल्स होते हैं उनमें सॉल्युबल होते हैं, एब्सोल्यूट में नहीं होते। एग्जाम्पल है जैसे गेहूं का ग्लाइयोडिन, और ग्लूटिन मक्के में, और जीन। फिर नेक्स्ट है ग्लूटलिन्स, ये डाइल्यूट जो एसिड्स होते हैं या बेस उनमें सॉल्युबल होते हैं, और जल या उदासीन लवणों में इनसॉल्युबल होते हैं। और जैसे गेहूं में ग्लूटेन का जो चिपचिपा वाला पार्ट होता है ना, वो। नेक्स्ट है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। और ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में क्या होता है कि एमिनो एसिड्स के अलावा दूसरे ग्रुप के कोई और प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, और जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन्स, तो इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन्स में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, क्रोमैटिन एग्जाम्पल है इसका। फिर कार्बोहाइड्रेट्स युक्त प्रोटीन्स, इनमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ पाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन्स, म्यूकोप्रोटीन्स। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स में 4% से कम कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि ब्लड में पाए जाने वाला अल्फा, बीटा, गामा ग्लोबुलिन्स, ट्रांसफेरिन, म्यूसिन्स, इरिथ्रोपायटिन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर म्यूकोप्रोटीन्स, म्यूकोप्रोटीन्स में 4% से अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे बोन्स में ऑसियोम्यूकोप्रोटीन्स, कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन्स। फिर है फॉस्फोप्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स के साथ नेक्स्ट एडिशनल रेडिकल क्या होगा, फॉस्फेट। एग्जाम्पल है जैसे थ्रियोनिन, ठीक है, और केसीन ऑफ मिल्क, पेप्सिन, एग योक, ओवोवाइटिलिन, ये इसके एग्जाम्पल है। क्रोमोप्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स के साथ कोई पिगमेंट पाया जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन्स है, हीमोसाइनिन है,
क्लोरोफिल है, ये एग्जाम्पल हैं इसके। नेक्स्ट है मेटालोप्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स के साथ कोई मेटल पाया जाए उसे बोलते हैं मेटालोप्रोटीन्स। तो कौन कौन से मेटल्स हो सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, जिंक है और कॉपर है। ये लिपोप्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स के साथ लिपिड्स पाए जाते हैं, उनको लिपोप्रोटीन बोलते हैं, जैसे कि स्फिंगोमाइलिन है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है। और फिर डिराइव्ड प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स के डीनेचुरेशन और हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट से जो बनता है उसको डिराइव्ड प्रोटीन्स बोलते हैं। तो ठीक है, तो जैसे प्रोटियोसिस बनेगा, डीनेचुरेशन होगा तो क्या होगा, प्रोटियोसिस से छोटे छोटे पेप्टोन्स बनेंगे, फिर पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे, फिर पेप्टाइड्स। ठीक है, इस प्रकार ये आपका। अच्छा, फिर है नेक्स्ट हेडिंग है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन्स की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अभी हमने देखा ही था कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल है, यानी कि जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है मायोसिन ऑफ मसल है, केराटिन ऑफ स्किन है, हेयर ऑफ मैमल है। तो एक तरीके से ये लिविंग मटेरियल का मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है फूड स्टफ। तो पर्टिकुलरली डायबिटिक कंडीशंस में क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया द्वारा ये भोजन को क्या करते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं, ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन। फिर नेक्स्ट है बायोकैटलिस्ट एंजाइम्स। तो इसमें क्या होता है कि लिविंग सेल के अंदर एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लगभग 90% जो टोटल प्रोटीन है वो एंजाइम के फॉर्म में, एंजाइम प्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है। और फिर नेक्स्ट है हार्मोन्स। तो पैनक्रियाटिक, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा ऑफ पेप्टाइड नेचर, और जैसे थायराइड, एड्रिनल, इन सब में थायराइड और एड्रिनल, ये इसमें क्या होता है, एमिनो एसिड टायरोसिन का डेरिवेटिव होता है। फिर ऑक्सीजन कैरियर, तो हीमोग्लोबिन तो आप सभी को पता ही है, ऐसे ही मायोग्लोबिन ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को इन द मसल्स। और साइटोक्रोम्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट होता है ये। फिर नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन है जो ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं, बीटा और गामा ग्लोबुलिन्स मैमल्स में, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं जो हार्मफुल जो हमारे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को से हमारी रक्षा करते हैं। फिर ग्रोथ एंड रिपेयर, तो जो भी टूट फूट होती है तो एमिनो एसिड्स की मदद से डैमेज टिश्यू को रिपेयर किया जाता है। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन। तो जो हमारा विजुअल पिगमेंट होता है ना रोडोप्सिन, वो दो चीज़ों से बना है, एक रेटिनिन और एक ऑप्सिन। तो रेटिनिन तो एल्डिहाइड डेरिवेटिव होता है विटामिन ए का, ऑप्सिन पार्ट जो है प्रोटीन है। फिर नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ मेलानिन। तो जो हमारी स्किन होती है उसकी पिगमेंट में मेलानिन नामक पिगमेंट पाया जाता है स्किन में। फिर लास्ट है यूरिया फॉर्मेशन। तो जो भी यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं उनमें एमिनो एसिड्स, ऑर्निथीन, सिट्रुलिन, आर्जिनिन, ये क्या करते हैं, यूरिया साइकिल, एक साइक्लिक प्रोसेस से गुजरते हैं और यूरिया बनाते हैं, जो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, वो कम नुकसानदायक होता है। तो इस प्रकार प्रोटीन्स की बहुत सारी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। और अब हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, आप लोग याद करिएगा। थैंक्स।